नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आरओ के लिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे, जिसके तहत हम लोग जनवरी 2022 से अक्टूबर 2023 तक के उत्तर प्रदेश के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, साथ ही उसके एक्सप्लेनेशन पे भी चर्चा करेंगे। इसके तहत हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण 120 क्वेश्चनों का संग्रह तैयार किया है, जो MCQ रूप में होंगे और उनका एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये 120 क्वेश्चनों के तहत जो है पहला भाग है, इसमें जो है 60 क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। इसके बाद जो है 60 क्वेश्चन का एक दूसरा सीरीज आएगा जो भाग 2 होगा। इसके अलावा एक अदर इन्फॉर्मेशन ये है आप लोगों के लिए कि एक हमारा नया यूट्यूब चैनल आया है शिक्षा मंत्रा करके, जिसके तहत हम लोग जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं और टीचर संबंधी एग्ज़ाम होते हैं उन सबको उसमें जो है कवर करेंगे। तो इसलिए उस चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो। बाकी इस चैनल के माध्यम से हम लोग ये सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, तो आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिए, जिससे हम लोग मोटिवेट होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान या जो है शहर में किया गया? ए ऑप्शन में साहिबाबाद, बी ऑप्शन में दोहाई डिपो, सी ऑप्शन में मोदीनगर, डी ऑप्शन में ब्रह्मपुरी। तो यहाँ पे पहले का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, साहिबाबाद में किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना भारत की पहली तीव्र जो है परिवहन प्रणाली है, और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में इस परियोजना का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया। और इसका जो पहला चरण है ये जो है 17 किलोमीटर जो है लंबा होगा, जिसमें कुल 5 स्टेशन शामिल होंगे। पहला है साहिबाबाद, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा है गुलधर और चौथा है दोहाई और पांचवा है दोहाई डिपो। इसके तहत जो है ट्रेनें जो है 15 मिनट के अंतराल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगी, और इसमें जो है 6 कोच होंगे और जो है लगभग इन कोचों में 1700 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी। इसके अलावा दोनों दिशाओं में पहली ट्रेन का जो समय होगा वो सुबह 6 बजे होगा, जो आखिरी ट्रेन होगी उसका दोनों दिशाओं के स्टेशनों से रात 11 बजे जो है प्रस्थान करने का समय होगा। इसके अलावा इस परियोजना के बारे में बात की जाए तो यह एक जो है सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो पूरा होने पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को आपस में जोड़ देगा। इसके अलावा इस कॉरिडोर की जो लंबाई है वो है 82.15 किलोमीटर, जिसमें जो है 68.0 किलोमीटर जो है ऊपर से है ऊंचा है, और जो है 14.12 किलोमीटर जो है ज़मीन के अंदर ये ट्रेन चलेगी, और जो है दिल्ली और मेरठ के बीच की जो दूरी है लगभग 1 घंटे में तय की जा सकेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 22 अक्टूबर 2023 को किस जिले में उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया? ए ऑप्शन में बलरामपुर, बी ऑप्शन में आजमगढ़, सी ऑप्शन में गोंडा, डी ऑप्शन में सहारनपुर। तो यहाँ पे दूसरे का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, गोंडा में मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 22 अक्टूबर 2023 को, और इसका संचालन जो है स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है महिलाओं को सशक्त बनाना और छात्रों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना है। और इस मिशन शक्ति कैफे की शुरुआत जो है सरकारी सहायता प्राप्त जो है श्री लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज द्वारा की गई है, और इसके अलावा अन्य स्कूल कॉलेजों में मिशन शक्ति कैफे की स्थापना भी की जाएगी। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं के लिए नवदेवी सम्मान भी प्रदान किया गया। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव एवं राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? ए ऑप्शन में झांसी, बी ऑप्शन में लखनऊ, सी ऑप्शन में मेरठ, डी ऑप्शन में प्रयागराज। तो यहाँ पे तीसरे का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, लखनऊ में किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में महोत्सव एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया और इस अवसर पर बाजरा उत्पादन में अच्छा कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया, जिसके तहत देखा जाए तो 27 अक्टूबर को जो है लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और जो है देवीपाटन मंडल के किसानों ने भाग लिया इस कार्यक्रम के तहत। और 28 अक्टूबर को सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा और मुरादाबाद के किसानों ने भाग लिया। इसके अलावा 29 अक्टूबर को जो अन्न महोत्सव हुआ उसके दौरान जो है गोरखपुर, बरेली, वाराणसी, झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्ज़ापुर के किसानों ने भाग लिया। यह जो है महोत्सव 3 दिवसीय महोत्सव जो है जो मनाया गया। इसके तहत जो बाजरे से बने खाद्य पदार्थों के करीब जो है 40 स्टॉल भी लगाए गए। हालांकि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में भी मनाए जाने की घोषणा की जा चुकी है और बाजरा को 2018 में भारत सरकार द्वारा पोषक अनाज के रूप में अधिसूचित भी किया जा चुका है। हालांकि जो है भारत जो है बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक जो है देश भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में डॉल्फिन की अनुमानित जनसंख्या कितनी आंकी गई है? तो यहाँ पे जो है चौथे का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, 2000 आंकी गई है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। ये डॉल्फिन जो है गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती और जो है गेरुआ जैसी नदियों में पाई जाती हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की अनुमानित जनसंख्या जो है लगभग 2000 आंकी गई है। और जो है इसी कार्यक्रम के दौरान जो है एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें ये जो है डाटा रखा गया। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि पर्यटकों और जो है स्थानीय निवासियों दोनों के लिए प्लास्टिक के उपयोग से बचना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे पानी और प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और वन विभाग की टीमें जो है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़गंगा में जीपीएस की मदद से डॉल्फिन की गिनती कर रही हैं, जिसके तहत देखा जाए तो पुराने आंकड़े ये दे रखे हैं कि 2015 में जो है 22 जो है डॉल्फिन और 2016 में 30 डॉल्फिन, 2017 में 32 डॉल्फिन, 2018 में 33 डॉल्फिन और 2019 में 35 डॉल्फिन और 2022 में 41 डॉल्फिन की गिनती की गई थी प्रदेश में। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे 5वें का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके तहत जो है मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक आवास से महिला सशक्तिकरण रैली को हरी झंडी दिखाकर जो है मिशन शक्ति के चौथे चरण की शुरुआत की। और इस रैली का मुख्य उद्देश्य यह था कि महिलाओं और बेटियों के कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है, प्रश्न नंबर 6वां है, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग प्रदेश के किस जिले या शहर को प्रथम सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रहा है? तो यहाँ पे 6 का सही जवाब है ए ऑप्शन, अयोध्या को जो है सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रहा है उत्तर प्रदेश का जो है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो यहाँ पे जो है यह विभाग जो है अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रहा है, जिसके तहत जो है सरयू नदी के किनारे पर जो है एक सोलर पार्क भी विकसित किया जाएगा। साथ ही जो है एनटीपीसी ग्रीन द्वारा सरयू तट पर जो है 40 मेगावाट का सोलर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। इसके पश्चात जो है यूपी सरकार जो है 16 नगर निगमों और नोएडा को भी सोलर सिटी के तौर पर विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चलने वाली नावें और जो है सौर स्ट्रीट लाइट्स, सार्वजनिक परिवहन में सौर ऊर्जा स्रोतों को अपनाना और जो है सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जैसी सौर ऊर्जा से चलने वाली सुविधाओं का प्रावधान करना अयोध्या को सौर शहर बनाने की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 2 अक्टूबर 2023 को किन 2 शहरों या जिलों में हर घर सौर अभियान शिविर शुरू किया है? तो यहाँ पे 7वें का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, लखनऊ और वाराणसी में ये जो है
हर घर सौर अभियान शुरू किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसका आयोजन जो है एक जो है महात्मा गांधी की जयंती पर जो है आयोजित किया गया एक शिविर के माध्यम से। और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह था कि राज्य के निवासियों द्वारा सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए और इससे सरकार को जो है उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी की सौर ऊर्जा नीति 2022 के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल सकेगी। और जो है उत्तर प्रदेश की जो सौर ऊर्जा नीति 2022 है उसका भी मुख्य उद्देश्य जो है आवासीय और वाणिज्यिक सुविधाओं में लगभग 6000 मेगावाट सौर छत संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य हासिल करना है। इसके तहत जो है यूपी नेडा के निदेशक अनुपम शुक्ला ने भी यही कहा कि इस अभियान के तहत जो है पहला बूट कैंप जो है लखनऊ के विकास भवनों में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकेंड के तहत उत्तर प्रदेश ने कितने प्रतिशत ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल कर लिया है? तो यहाँ पे 8वें का सही जवाब है डी ऑप्शन 100% हासिल कर लिया है। इसके तहत जो है उत्तर प्रदेश के सभी जो है 95,767 गाँवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है, जिसके तहत इन गाँवों ने ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के साथ जो है खुद को ओडीएफ प्लस घोषित किया है। हालांकि पिछले 9 महीनों में 80,000 से अधिक गाँवों ने ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल किया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की ये बात हो रही थी। अब बात करते हैं कि ओडीएफ प्लस होता क्या है। तो ओडीएफ प्लस गाँव वह गाँव है जिसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन जो है प्रणालियों को लागू करने के साथ साथ अपने खुले में शौच मुक्त स्थिति को बरकरार रखा है, जिसके तहत पूरे भारत में लगभग देखा जाए तो 4.4 लाख यानी 75% गाँवों ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित कर लिया है। और जो है देश भर में चल रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान के बीच यूपी की यह उपलब्धि सामने आई है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोटो जीपी भारत का आयोजन 22 सितंबर से 24 सितंबर तक उत्तर प्रदेश के किस स्थान में किया गया? तो यहाँ पे 9 का सही जवाब है बी ऑप्शन ग्रेटर नोएडा में किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसका आयोजन जो है ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में किया गया, जिसके तहत मूनी VR46 रेसिंग टीम के मार्को बेचेंजी ने भारत जीपी जीता है। और बेचेंजी ने यह रेस जो है 36 मिनट 59 सेकेंड और 15 माइक्रो सेकेंड में पूरी की है। इसके अलावा जो है स्पेन के जॉर्ज मार्टिन दूसरे और फ्रांस के फेबियो कॉर्टरो तीसरे स्थान पर रहे। और इसके दौरान जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मूनी VR46 रेसिंग टीम जो थी उस टीम के इटालियन राइडर मार्को बेचेंजी को विजेता ट्रॉफी प्रदान की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। भारत का पहला C295 परिवहन विमान उत्तर प्रदेश के किस वायुसेना स्टेशन में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? तो यहाँ पे 10वें का सही जवाब होगा ए ऑप्शन हिंडन वायुसेना में जो है शामिल किया गया। और जो है इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 25 सितंबर को उत्तर प्रदेश के हिंडन यानी गाजियाबाद में जो पड़ता है भारतीय वायुसेना बेस, वहाँ पर जो है भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया गया। इस दौरान जो है भारतीय वायुसेना के जो है स्क्वाड्रन नंबर 11 जिसे द राइनोस के नाम से भी जाना जाता है को पहला C295 परिवहन विमान मिलने जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो C295 परिवहन विमान जो है HS-748 एरो विमान की जगह लेगा और यह भारतीय वायुसेना की जो है मध्यम लिफ्ट सामरिक क्षमता को और बढ़ाएगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र के पहले मेक इन इंडिया एरोस्पेस कार्यक्रम के तहत इन विमानों का निर्माण किया जाएगा। और इसका जो है पहला भारत निर्मित C295 जो है सितंबर 2026 में बड़ोदरा कारखाने से निकलेगा और जो है हिंडन वायुसेना में पहुंचेगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां है, 21 सितंबर 2023 को किस स्थान या शहर के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन किया गया? तो इस व्यापार मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन ग्रेटर नोएडा में किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 21 से 25 सितंबर तक आयोजित किया गया। इसके तहत जो है ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण और फार्मास्यूटिकल, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ई कॉमर्स सहित जो है विभिन्न क्षेत्रों के 2000 से अधिक निर्माताओं द्वारा अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही व्यापार मेला में 108 नए स्टार्टअप ने भी हिस्सा लिया। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 12वां।
23 सितंबर 2023 को वाराणसी दौरे पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में बने कितने अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया? तो इस दौरान जो है देखा जाए बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उन्होंने उद्घाटन किया और लगभग जो है 1115 करोड़ रुपए की लागत से ये जो है 16 जो है मंडलों में निर्मित हो रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय। और विशेष रूप से इसमें जो है मजदूरों और निर्माण श्रमिकों और कोविड महामारी के कारण जो है अनाथ हुए बच्चों के लिए ये बनाए जा रहे हैं। और इन अटल आवासीय विद्यालयों का मुख्य उद्देश्य यह है कि इनके माध्यम से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए और उनका सर्वांगीण विकास भी किया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की किस जगह पर आधारशिला रखी है? तो यहाँ पे 13वें का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, वाराणसी में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह स्टेडियम लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा और यह आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी के जो है गांजरी राजा तालाब में लगभग 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, वाराणसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी किस विश्वविद्यालय पहुंचे और वाराणसी की महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया? तो यहाँ पे 14वें का सही जवाब है ए ऑप्शन, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पहुंचे थे। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिवस को व्यापारिक कल्याण दिवस घोषित किया है? तो यहाँ पे 15 का सही जवाब है, 15 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 29 जून को घोषित किया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। हालांकि यह दिन जो है भामाशाह की जयंती के साथ मेल खाता है। भामाशाह जो है महाराणा प्रताप के सहयोगी हुआ करते थे, जिनके नैतिक और वित्तीय समर्थन के बारे में माना जाता है कि जो है इससे महाराणा प्रताप को अपने खोए हुए अधिकांश क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने में मदद मिली। इसके अलावा सरकार ने उस दिन जो है प्रमुख स्थानीय व्यापारिक नेताओं और उद्योगपतियों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए हर जिले में एक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय भी लिया है। इसके तहत जो है राज्य में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले जो है व्यवसायी हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण यानी जीएसटी-80 की 31वीं पीठ स्थापित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में कितनी पीठ गठित की जाएंगी? तो यहाँ पे 16वें का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 3 पीठें जो है गठित की जाएंगी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में सद्भाव को बढ़ावा देने और संपत्ति से संबंधित पारिवारिक विवादों को कम करने के प्रयास में एक विशेष उपहार विलेख यानी गिफ्ट डीड योजना शुरू की है? तो यहाँ पे 17 का सही जवाब है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये गिफ्ट डीड योजना शुरू की है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और इस योजना से जो है 5 अगस्त 2023 से 12 सितंबर 2023 तक लगभग 43,574 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं और इस योजना के तहत जो है जनता को 1807.31 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। इसके अलावा इस योजना के तहत जो है रक्त संबंधियों को संपत्ति दान पर स्टाम्प शुल्क घटाकर 5,000 रुपये भी कर दिया गया है। इससे पहले व्यक्ति जो है उपहार विलेख यानी गिफ्ट डीड निष्पादित करते समय प्रचलित जो है सर्कल दर के बराबर स्टाम्प शुल्क का भुगतान करते थे, लेकिन जो है जून 2023 से दिसंबर 2023 तक लागू इस योजना का जो है पिछले साल लगभग 2.56 लाख से ज़्यादा लोगों ने फायदा भी उठाया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। 8 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरयू में अयोध्या जटायु क्रूज सेवा की शुरुआत की गई, जिसके तहत जो है इस क्रूज में लगभग कितने यात्रियों को बिठाया जा सकता है? तो यहाँ पे 18 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, लगभग 70 से 100 यात्रियों को बिठाया जा सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। हालांकि क्रूज पर सवार यात्रियों को अयोध्या के प्राचीन मंदिरों और घाटों की जो है झलक देखने को मिलेगी और इस क्रूज में जो है एक बार में लगभग 70 से 100 यात्रियों को बिठाया जा सकता है। यह क्रूज सेवा जो है गुप्तार घाट से नया घाट तक चलेगी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश सरकार जल जीवन मिशन के तहत जनवरी 2023 से कितने लाख चालू घरेलू नल कनेक्शन लगाकर चालू वित्त वर्ष में प्रगति चार्ट पर शीर्ष पर है? तो यहाँ पे 19 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 61.05 लाख जो है घरेलू नल कनेक्शन उसने लगाए हैं इस जो है वित्त वर्ष में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन है कि यूपी सरकार के अधिकारियों को दिए गए हालिया निर्देश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि प्रत्येक सर्वेक्षणकर्ता प्रति माह 1500 भूखंडों और 45 दिनों के भीतर 2250 भूखंडों के लिए डिजिटल फसल सर्वेक्षण पूरा कर ले। और दूसरा कथन है कि इसने 54 जिलों के 10 राजस्व गांवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण अगले 15 दिनों के भीतर जो है पूरा करने का निर्देश जारी किया है। तो आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आपको देख के बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे जो है 20 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पहला और दूसरा सही है। इसके अलावा बात की जाए इसके एक्सप्लेनेशन की, तो यूपी सरकार ने अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में सभी गांवों में फसल सर्वेक्षण को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए कहा है। और इसने जो है 54 जिलों के 10 राजस्व गांवों में अगले 15 दिनों के भीतर सर्वेक्षण पूरा करने का निर्देश भी जारी किया है। और जो है इसके तहत जो है 21 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और जो है 54 जिलों में यह कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा जो बात की जाए कि कुल मिलाकर 2607 भूखंडों में सबसे अधिक संख्या में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किए जाने के साथ मिर्ज़ापुर सबसे आगे भी है। तो अगर पूछा जाए कि जो है डिजिटल फसल सर्वेक्षण किए जाने के मामले में कौन सा जिला सबसे आगे है, तो मिर्ज़ापुर का यहाँ पे जिक्र होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, जल शक्ति मंत्रालय की लघु सिंचाई योजनाओं पर आधारित छठी जनगणना रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं कौन सा राज्य चलाता है? तो यहाँ पे देखा जाए 21 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश सही है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। रिपोर्ट के अनुसार जो है लगभग 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं दर्ज है प्रदेश में और कुल में से 21.93 मिलियन यानी लगभग जो है 94.8% जो है भूजल और जो है 1.21 मिलियन जो है लगभग 5.2% और सतही जल जो है योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं चलाता है। इसके बाद जो है महाराष्ट्र दूसरे पायदान पर है और जो है मध्य प्रदेश तीसरे में और तमिलनाडु जो है चौथे पायदान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश के किस स्थान के जलेसर शहर से उत्पन्न जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये जो है जलेसर धातु है जो ये जो है एटा में पाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। जलेसर जो है उत्तर प्रदेश का एक जो है धातु शिल्प जो सजावटी धातु शिल्प और पीतल के पात्रों के लिए जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है बाकायदा उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर शहर से माना जाता है। इस क्षेत्र में लगभग 1200 से अधिक छोटी इकाइयां जो है उत्कृष्ट धातु शिल्प और पीतल के बर्तन बनाने में लगी हुई हैं और इसका उपयोग जो है घुंघरू यानी पायल और घंटियां जैसी सजावटी वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है। और विशेष रूप से इस पारंपरिक कला के रूप में जो है हाथूरास में रहने वाले ठठेरस नामक स्थानीय समुदाय द्वारा इस कला को जो है पारंगत किया गया है और महारत हासिल है इस जो है स्थानीय समुदाय को। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार कौन सा प्रदेश बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की कुल हिस्सेदारी में चार्ट में अग्रणी बना हुआ है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 23 का ए ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। इसके तहत जो है भारतीय रिजर्व बैंक का कहना है कि 2022-23 में राज्य की हिस्सेदारी कितनी बढ़ गई थी? 16.2%, जिसने लगातार दूसरे वर्ष जो है अपना नंबर पहले पायदान पर जो है बरकरार रखा है। इसके अलावा जो है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने न केवल निवेशकों बल्कि राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय जो है संस्थानों का भी विश्वास जीता है और 2013 से 14 और जो है 2013-14 से 20-21 तक जो है स्वीकृत परियोजनाओं की लागत में राज्य की औसत हिस्सेदारी लगभग 4.4% थी। हालांकि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में बहुत सुधार हुआ है, उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसके तहत देखा जाए तो 21-22 में
प्रदेश की कुल लागत में जो है 12.8% की हिस्सेदारी थी, जो 21-22 से लेकर 22-23 की अवधि में लगभग 3.4% बढ़ गई। लेकिन 2013-14 से 2020-21 के बीच जो है गुजरात की औसत विकास दर 14.3% थी, वह 22-23 में जो है 0.3% कमी के साथ जो है 14% पर आ गई। इसी तरीके से 13-14 से जो है 20-21 तक उड़ीसा में जो है औसत विकास दर जो है लगभग 4.5% थी, जो 21-22 में घटकर 2.2% हो गई। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि उत्तर प्रदेश में किन 2 स्थलों को पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत विकास स्थलों के रूप में पहचाना गया है। तो यहाँ पे देखा जाए 24 का सही जवाब है डी ऑप्शन, प्रयागराज और जो है नैमिषारण। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। सरकार ने देश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के लिए वर्ष 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की। लेकिन जो है स्वदेश दर्शन 2.0 का उद्देश्य था कि सतत और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने की दृष्टि से समग्र विकास करना, और इस योजना को वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ नया रूप भी दिया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश में कुल चिन्हित जो है विषयगत सर्किट की जो है लगभग 8 परियोजनाएं भी कार्यरत है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 30 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे 25 का देखते हैं। 25 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, सरकारी योजनाओं और सेवाओं को जरूरतमंद और योग्य लोगों के लिए सुनिश्चित करना। इसके तहत जो है हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन भी किया, और कमांड सेंटर और डैशबोर्ड से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन जो है मासिक रैंकिंग और ग्रेड के माध्यम से किया जाएगा। और इस कमांड सेंटर और डैशबोर्ड का उपयोग जो है मासिक रैंकिंग और ग्रेड के माध्यम से पुलिस सेवा, नगर निगम और विकास प्राधिकरणों में कार्यरत जितने भी अधिकारी हैं उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकेगा। यह पहल जो है मुख्य रूप से यूपी के 24 करोड़ लोगों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने वाला एक मूलभूत जो है सेंटर और एक जो है परियोजना सिद्ध होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है। यह नीति कितने वर्ष तक वैध रहेगी? तो यहाँ पे जो है 26 को देखते हैं। 26 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 10 वर्षों तक वैध रहेगी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है। और यह नीति जो है प्रदेश के समस्त जो है अंतर्देशीय भूमि आधारित, वायु आधारित एवं जल मार्गों, बांधों, जलाशयों, झीलों, नदियों, तालाबों एवं समस्त जल निकायों की साहसिक और एडवेंचर गतिविधियों पर लागू होगी। यह नीति जो है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से 10 वर्षों तक वैध रहेगी। और इस नीति के तहत जो है नोडल एजेंसी मंडल स्तर पर जो है साहसिक खेल इकाइयाँ बनाएगी। साथ ही इसके तहत प्रदेश की हेरिटेज इमारतों को भी पीपीपी मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाई के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा इन भवनों को हेरिटेज होटल, हेरिटेज म्यूजियम, हेरिटेज रेस्टोरेंट, होम स्टे और थीमेटिक पार्क, मॉल एक्टिविटी सेंटर, वेलनेस सेंटर आदि के रूप में विकसित किया जाएगा। और इस पहल के लिए जो है कुल 9 विरासत इमारतों की पहचान पहले से की जा चुकी है, और अन्य इमारतों की या फिर जो है विरासत स्थलों की जो है पहचान की जा रही है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 19 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर उपलब्ध सब्सिडी के लिए लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कौन सा सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पे 27 का सही जवाब है डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड पोर्टल का विकास और रख रखाव करेगा। और 14 अक्टूबर के बाद जो है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले जो ग्राहक हैं वो पोर्टल के माध्यम से आवेदन करके ईवी सब्सिडी का दावा करने के पात्र हो जाएंगे। और यह पहल उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति 2022 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें खरीद सब्सिडी प्रोत्साहन योजना शामिल है।
और यह योजना 14 अक्टूबर 2022 से प्रभावी है और 13 अक्टूबर 2023 तक जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से सभी 75 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पे 28 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 5000 बच्चों तक पहुँच बनाने के लिए जो है बाल श्रमिक योजना का विद्या योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसका जो है मुख्य उद्देश्य यह है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों को वापस स्कूल लाने के साथ साथ प्रदेश की सरकार ऐसे बच्चों को भी स्कूल वापस लाने का प्रयास कर रही है जो आर्थिक तंगी या अन्य दूसरी वजहों से बाल श्रमिक बन गए हैं। ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत योगी सरकार प्रदेश के 20 जिलों के 2000 बच्चों को लाभ प्रदान कर रही है, लेकिन योजना के तहत बालकों को 1000 रुपये प्रतिमाह जबकि बालिकाओं को 1200 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं। अब सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि सरकार जो है आगे जो है सभी 75 जिलों के जो है लगभग 5000 बच्चों को योजना से जोड़ने के प्रस्ताव के विस्तार का निर्णय लिया है और इस पर कार्य कर रही है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है जिसके तहत कितने करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे 29 को देखते हैं तो 29 का सही जवाब है डी ऑप्शन, लगभग 35 करोड़ जो है वृक्ष लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि 35 करोड़ में से 30 करोड़ पौधे जो है 22 जुलाई 2023 तक लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा मेगा वृक्षारोपण अभियान का मुख्य विषय यह है कि पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। इसके दौरान मुख्यमंत्री ने बिजनौर के जो है विद्रकुटी आश्रम में पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। साथ ही मथुरा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस अभियान को और आगे बढ़ाया और इसमें हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस और जोधपुर अहमदाबाद साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो यहाँ पे जो है 30 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, गोरखपुर रेलवे स्टेशन से उन्होंने इन 2 ट्रेनों को प्रस्थान करवाया। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 17 जुलाई 2023 को किस स्थान पर 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पे 31 का सही जवाब है ए ऑप्शन, लखनऊ में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इस दौरान जो है मंत्री जी ने लगभग 3300 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं का उद्घाटन किया और उद्घाटन की गई परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर लखनऊ सीतापुर खंड का मडियाव IIM शामिल है, जिससे लखनऊ से सीतापुर तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा जो है एक अन्य परियोजना का उद्घाटन किया गया जिसका नाम है अलीगढ़ कानपुर खंड पर जो है नवीनगंज से मित्रसेनपुर तक जो है 4 लेन चौड़ीकरण शामिल है। इससे जो है नवीगंज, कन्नौज, मित्रसेनपुर और आगे दिल्ली तक आवागमन सुगम हो सकेगा और यह खंड जो है उत्तर प्रदेश के इत्र केंद्र जो कन्नौज को भी बढ़ावा देगा। साथ ही मंत्री जी ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में 2024 तक 5 लाख करोड़ रुपए की और अन्य परियोजनाएं भी पूरी की जाएंगी। इस मौके पर उन्होंने 475 करोड़ रुपए की 164 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, 15 जुलाई 2023 को किस सेवानिवृत्त IAS अधिकारी को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे 32 का सही जवाब है, 32 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अरविंद कुमार को नियुक्त किया गया है और उन्हें नियुक्ति की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो है आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो सके के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने जो है राज प्रताप सिंह का स्थान लिया है जिन्होंने 30 जून को अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और फरवरी 2023 में सेवानिवृत्त के बाद जो है अरविंद कुमार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उद्योगों के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। अब बात करते हैं
यूपीईआरसी होता क्या है? यह जो है एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसके पास जो है थोक और खुदरा बिजली दरों को विनियमित करने की शक्ति है, और इसका जो है मुख्य उद्देश्य है कि बिजली के क्षेत्र को इस तरह से विनियमित करना है कि उत्तर प्रदेश के हर घर को निर्बाध और लागत प्रभावी बिजली उपलब्ध हो सके। और इस यूपीईआरसी का मुख्यालय जो है लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग की जो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? तो यहाँ पे 33 का सही जवाब है 33 का सही जवाब है डी ऑप्शन। लगभग 3.43 करोड़ जो है लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में सबसे बड़ी गिरावट जो है देखी गई है, और इस दौरान जो है 3.43 करोड़ लोग जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। इस रिपोर्ट में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 707 प्रशासनिक जिलों में गरीबी का अनुमान लगाया गया है, और बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद जो है राजस्थान में दर्ज की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कार्यरत रह चुके हैं? ए ऑप्शन में दे रखा है कि एनजीटी द्वारा गठित उत्तर प्रदेश निरीक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में, या फिर बी ऑप्शन दे रखा है राम जन्मभूमि अयोध्या फैजाबाद का पर्यवेक्षक के रूप में, सी ऑप्शन में औद्योगिक न्यायाधिकरण उत्तर प्रदेश में न्यायाधीश के रूप में, डी ऑप्शन में उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे देखा जाए डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि वे ऊपर के तीनों ही पदों पे कार्य कर चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है, यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे 35 का सही जवाब है बी ऑप्शन। 7 जो है उत्पादों को जो है जीआई टैग प्रदान हुआ है। ये उत्पाद कौन से हैं? अमरोहा ढोलक है, महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प है, मैनपुरी जो है तारकसी है, संभल का जो है हॉर्नक्राफ्ट है, बागपत का जो है होम फर्निशिंग है, और बाराबंकी का हैंडलूम प्रोडक्ट है, और जो है कालपी का जो है हैंडमेड पेपर है। इन 7 को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों के निपटारे में उत्तर प्रदेश भारत में किस स्थान पर है? तो यहाँ पे 36 का सही जवाब है डी ऑप्शन, दूसरे स्थान पर है। और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में जो है एफआईआर दर्ज करने और जांच के मामले में उत्तर प्रदेश जो है 5वें पायदान पर है। इसने जो है आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत जो है लगभग जो है 97.80% एफआईआर का निपटारा भी किया है। इसके तहत आगे देखा जाए तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को सुलझाने में दादरा और नगर हवेली दमन दीव जो है 98.30% मामलों के निपटान के साथ पहले पायदान पर है, और पुडुचेरी जो है 97.50% मामलों के निपटारे के साथ जो है तीसरे स्थान पर है। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों को सुलझाने में बिहार का जो प्रदर्शन है वो 18.5% के साथ सबसे खराब है। इसके बाद जो है 20.6% के साथ मणिपुर और 46.7% के साथ असम का स्थान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि यूपी सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में कितने करोड़ रुपए की 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे जो है 37 का सही जवाब है बी ऑप्शन। 18,000 करोड़ रुपए की 2 जो थर्मल पावर परियोजनाएं हैं जिनको जो है यूपी सरकार ने जो है मंजूरी दी है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो 11 जुलाई को जो है सोनभद्र के ओबरा में 18,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत जो है 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजनाएं बनाई जाएंगी। इस कदम का उद्देश्य यह है कि राज्य के लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध हो सके। और इसको मंजूरी कैसे मिली? तो इसकी बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी जो है कैबिनेट की अध्यक्षता में ओबरा डी थर्मल पावर प्लांट को मंजूरी प्रदान करी। इसके तहत जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान सरकार ने ओबरा में थर्मल प्लांट लगाने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता भी किया है।
और सरकार जो है केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली एनटीपीसी के साथ जो है 50-50% की साझेदारी में परियोजनाओं को लागू करेगी। इसके अलावा 70% राशि की व्यवस्था जो है वित्तीय संस्थानों से की जाएगी, जबकि 30% जो है इक्विटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दी जाएगी। और बात की जाए इसकी पहले यूनिट की, तो इसकी पहली यूनिट करीब जो है अगले जो है 50 महीने में तैयार हो जाएगी। और जो है थर्मल पावर उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश की वर्तमान क्षमता जो है लगभग 7000 मेगावाट की है, और दोनों संयंत्र मौजूदा क्षमता का लगभग 25% योगदान देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत का पहला वैदिक थीम पार्क जो है जनता के लिए खोल दिया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस स्थान पर किया गया? तो यहाँ पे 38 का सही जवाब है बी ऑप्शन, नोएडा में किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसे जो है वेद वन पार्क के नाम से भी जाना जाएगा। इस पार्क में जो है लगभग 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए हैं, और इस पार्क का निर्माण जो है जनवरी 2021 में शुरू किया गया था, और इसे 27 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और पार्क का लक्ष्य है कि अपने जो है आगंतुकों को शिक्षित करने और उनका मनोरंजन करने के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करना है। इसे जो है 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला कश्यप है, दूसरा अगस्त है, तीसरा विश्वामित्र, चौथा वशिष्ठ, और जो है 5वां अत्रि, और छठा गौतम, और जो है 7वां जो है भारद्वाज। ये वैदिक काल के ऋषि मुनि थे, जिनको जो है 7 भागों में विभाजित करके इस पार्क को डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से किस प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है? तो यहाँ पे 39 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई 2023 से निम्न में से कौन सा अभियान शुरू किया जा रहा है? तो यहाँ पे देखा जाए 40 का सही जवाब है सी ऑप्शन, वन टैप वन ट्री अभियान शुरू किया जा रहा है। सी ऑप्शन सही जवाब है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी की व्यवस्था के साथ साथ राज्य के हरित आवरण का विस्तार करना है। इसे जो है नमामि गंगे कार्यक्रम और राज्य सरकार के तहत जो है ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस अभियान के तहत जो है प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य भी हासिल किया। और ये पौधे जो है नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जो है नल कनेक्शन प्राप्त करने वाले परिवारों के घरों के बाहर, और जो है ओवरहेड टैंक, पंप हाउस और जल उपचार संयंत्रों के पास लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि उत्तर प्रदेश के किस विभाग द्वारा गौहत्या और बाल उत्पीड़न के मामले के लिए ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू किया गया है? तो यहाँ पे 41 का सही जवाब है ए ऑप्शन, पुलिस विभाग द्वारा ये जो है ऑपरेशन कन्वेंशन शुरू किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है कि अपराधों से बच्चों का संरक्षण किया जाए, और इसके तहत जो है दर्ज मामलों के जो है अभियोजन में तेजी लाई जाए। और इसके तहत देखा जाए तो ये जो है गौहत्या, धर्म परिवर्तन, बलात्कार और हत्या के मामलों में शामिल अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेगा। यह अपराधियों के खिलाफ मजबूत सबूतों का संग्रह, गुणवत्तापूर्ण जांच और अदालतों में मामलों का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर पाएगा। और इसके लिए बाकायदा यूपी पुलिस का कहना है कि इस ऑपरेशन के तहत जो है प्रत्येक कमिश्नरेट या जिला पॉस्को अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के अलावा प्रत्येक श्रेणी में 20 मामलों की पहचान करेगा, और चार्जशीट दाखिल होने के 3 दिन के अंदर अपराधियों पर आरोप तय कर दिया जाएगा, और 30 दिन के अंदर सुनवाई भी पूरी कर ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 22 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के तहत कितने साल की अवधि के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली शुरू की गई है? तो ये प्रणाली जो है 2 वर्ष के लिए शुरू की गई है। डी ऑप्शन सही जवाब है। इससे जो है छोटे मोटे विवादों को सुलझाने में मदद मिल सकेगी, और इस प्रणाली के माध्यम से मुख्य
उप एवं सहायक अधिवक्ताओं द्वारा आम जनता को कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यह जो है औद्योगिक श्रमिकों और पुलिस जो है हिरासत में मौजूद लोगों के लिए भी मददगार हो सकेगा। इसके तहत जो है 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब है 43 का ए ऑप्शन, तकनीकी शिक्षा को जो है बढ़ावा देने के लिए ये जो है अभियान शुरू किया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन पे बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने कहा भी है कि राज्य सरकार जो है सालाना 1 लाख सरकारी नौकरियां और 6 लाख निजी नौकरियां पैदा करेगी और 2018 में 154 सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में केवल जो है देखा जाए तो 28,000 यानी कुल मिला के जो है 29,000 सीटें ही थी और जो है 2022 में यह संख्या बढ़कर 41,071 कर दी गई और राज्य में निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। लेकिन जो है सभी जिलों में प्रवेश परीक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए कई शिक्षण संस्थानों में पॉलिटेक्निक चलो अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि उत्तर प्रदेश की जेलों में अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। उत्तर प्रदेश की जेलों को अब किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे 44 का सही जवाब है बी ऑप्शन, सुधार गृह के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। इसके लिए बाकायदा जो है प्रदेश की जो है मुख्यमंत्री ने इसकी जो है जेलों को सुधार के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जेलों की स्थिति की समीक्षा कर जेल सुधार के लिए अहम दिशा निर्देश दिए जाएं और उन्होंने राज्य के नए कारागार अधिनियम की तैयारी के संबंध में भी निर्देश दिए हैं और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट जो अभी हाल ही में हुई थी उसके जो है नए जेल मैनुअल को भी मंजूरी दे दी गई है। यह जेल सुधारों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री ने खुली जेल की स्थापना के लिए औपचारिक प्रस्ताव बनाने का भी निर्देश दिया है। हालांकि लखनऊ में इस समय जो है अर्ध खुली जेल चल रही है। वर्तमान में 1894 का जेल अधिनियम और 1900 का कैदी अधिनियम अभी प्रभावी है, जिसलिए जो है यहाँ पे अर्ध खुली जेल अभी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में खरीदारों और विक्रेताओं के लिए ई मार्केटिंग और संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे 45 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 75 जिलों में किया गया है इसका जो है आयोजन। डी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। आगरा संभाग के मथुरा, फिरोजाबाद और वृंदावन सहित कितने नगर निगम शहरों में दीदी कैफे शुरू करने की रणनीति बनाई गई है। तो ये जो है लगभग 17 नगर निगमों में ये दीदी कैफे शुरू करने की रणनीति बनाई गई है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इस दीदी कैफे की देखरेख जो है बाकायदा महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा और इसके तहत जो है जिन इलाकों में महिलाएं कार्यरत हैं वहाँ इन जो है कैंटीनों के जरिए जो है कम दाम में भोजन, नाश्ता और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। यह प्रयास जो है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से स्थापित स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के केंद्र के लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये जो है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर के कितने जिलों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 15 दिवसीय पंजीकरण अभियान शुरू किया है। तो यहाँ पे 47 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 75 जिलों में ये शुरू किया गया है 15 दिन का जो है पंजीकरण अभियान और ये जो है 15 जून से पूरे प्रदेश में पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है और अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि लगभग 14 लाख MSME को कवर करना है जो अभी तक MSME उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है और जो है यह MSME को राज्य सरकार की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने में मदद करेगा। हालांकि राज्य में जो है 90 लाख से अधिक जो है MSME सक्रिय हैं लेकिन पंजीकृत जो है केवल 14 लाख ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस प्रदेश सरकार ने दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने के उद्देश्य से नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। तो यहाँ पे 48 का सही जवाब है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश ने शुरू की है और राज्य सरकार ने 6 जून 2023 को लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत से
इस जो है योजना को यानी नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को शुरू किया है। यह मिशन जो है दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने के लिए लागू किया गया है। और इस मिशन के तहत जो है उत्पादकों के गांवों में ही दूध की बिक्री की सुविधा के लिए डेयरी किसान उत्पादक संगठन बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। और जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रदेश के 5 जिलों में 5 डेयरी एफपीओ स्थापित करने की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें महिलाओं की प्रमुख भूमिका भी होगी। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश ने किस हॉकी संघ को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है। तो यहाँ पे 49 का सही जवाब है ए ऑप्शन, ओडिशा हॉकी संघ को हराकर जीता है। और उत्तर प्रदेश ने ओडिशा हॉकी संघ को जो है 7-1 से हराया, और जिसके तहत जो है उज्ज्वल पाल ने 3 गोल किए, जबकि राहुल यादव, केतन कुशवाहा और राहुल राजभर और जो है अजीत यादव ने 1-1 गोल किए। इसके अलावा हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा की ओर से एकमात्र गोल जो है देवनाथ नानवर ने किया। और जो है फाइनल जो है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में किया गया हुआ। और जो है हरियाणा ने मध्य प्रदेश को हराकर प्रतियोगिता में 3रा स्थान हासिल किया, और जो है मध्य प्रदेश को 4था स्थान मिला। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि 23 मई 2023 को तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया। तो यहाँ पे 50 का सही जवाब है डी ऑप्शन, गौतम बुद्ध नगर में किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और जो है 25 मई 2023 को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 उत्तर प्रदेश का आधिकारिक उद्घाटन समारोह लखनऊ में किया गया। और 23 मई 2030 को तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो शुभारंभ था वो जो है गौतम बुद्ध नगर में किया गया। और पहले स्पर्धी दिवस पर कबड्डी का खेल शुरू किया गया था। और इस संस्करण में KIUG 22 यूपी में 21 खेल विषयों में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिए। इसके अलावा बास्केटबॉल, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग और कबड्डी में विभिन्न विश्वविद्यालयों के करीब 1200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और खेल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है 3 जून तक किया गया, और इसका समापन जो है वाराणसी में किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 मई 2023 को राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ में किस नाम से एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पे 51 का सही जवाब क्या है। 51 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पहल कार्यक्रम के तहत जो है पहल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 मई को राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ में एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम जो है माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा IIT कानपुर के सहयोग से तैयार किया गया है। इस पहल का उद्देश्य है कि ग्रामीण बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना जिनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच हो। और पहल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की खाई को पाटने के लिए बनाया गया है ये कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के तहत जो है प्रारंभिक चरण में राज्य के जो है 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। और इन कक्षाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र जो है विज्ञान और गणित से जुड़ी नवीनतम जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस ट्रॉमा सेंटर में प्रदेश का पहला बोन एंड टिश्यू बैंक बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पे सही जवाब है डी ऑप्शन, 52 का सही जवाब है डी ऑप्शन, चिकित्सा विज्ञान संस्थान BHU ट्रॉमा सेंटर वाराणसी में बनकर तैयार हो गया है। और ये जो है नई दिल्ली स्थित एम्स के बाद BHU में खुलने वाला बोन एंड टिश्यू बैंक दूसरा ऐसा बैंक है। इस बोन एंड टिश्यू बैंक के बनने से घायलों के इलाज में काफ़ी सहूलियत होगी, और दुर्घटना में हाथ पैर की जो है टूटी हड्डियों के प्रत्यारोपण में भी समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा बोन कैंसर पीड़ितों को भी इस बैंक का काफ़ी लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। 53 नंबर क्वेश्चन है कि गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे ने कितने घंटे के अभूतपूर्व समय में 100 लेन किलोमीटर की दूरी तय करते हुए जो है बिटुमेंस कंक्रीट बिछाने की शानदार उपलब्धि हासिल करके इतिहास रच दिया है। तो यहाँ पे देखा जाए 53 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 100 घंटे में ये जो है
पूरा किया गया है। और यह परियोजना जो है दादरी, गौतम बुद्ध नगर, सिकंदराबाद, बुलंदशहर और खुर्जा जैसे विभिन्न शहरों से होकर गुजरती है और यह महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग के रूप में कार्य करता है, जिसके तहत सामानों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाता है और जो है औद्योगिक क्षेत्रों, विशेषकर कृषि क्षेत्रों तथा शैक्षणिक संस्थानों को जोड़कर क्षेत्रीय आर्थिक विकास में योगदान देता है। और यह जो है 100 घंटे में बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्राम विकास योजना वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? यहाँ पे 54 का सही जवाब है डी ऑप्शन, हापुड़ में किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और इसके लिए इसके अध्यक्ष जो हैं, इस आयोग के अध्यक्ष जो हैं श्री मनोज कुमार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर तहसील के नानपुर गांव में ग्राम विकास योजना वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसके तहत जो है संभागीय कार्यालय मेरठ द्वारा इसका जो है KVIC के संभागीय कार्यालय मेरठ द्वारा इसका आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में जो है हनी मिशन के तहत जो है लगभग 30 मधुमक्खी पालकों और मधुमक्खी के 300 बक्से और मधुमक्खी कॉलोनियां प्रदान की गई। इसके अलावा कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत जो है 100 कुम्हारों को बिजली से चलने वाले चाक प्रदान किए गए और 75 जो है चमड़े के कारीगरों को जूते की मरम्मत करने वाले टूल किट भी प्रदान किए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पे 55 का सही जवाब है ए ऑप्शन, भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए उन्हें डॉक्टर अंबेडकर रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर क्वेश्चन है कि देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस जगह से गुरु कृपा यात्रा शुरू की है? यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, लखनऊ से शुरू की है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय रेलवे ने सिख धर्म में आस्था रखने वालों की श्रद्धा को रेखांकित करते हुए गुरु कृपा यात्रा शुरू की है। और यह यात्रा भक्तों को देश भर में 5 पवित्र तख्तों और अन्य महत्वपूर्ण गुरुद्वारों सहित सबसे प्रमुख श्रद्धेय स्थलों की यात्रा करने का अवसर प्रदान करेगी, जिसके तहत 10 रात 11 दिवसीय यात्रा जो है 5 अप्रैल 2023 को लखनऊ से शुरू हुई और 15 अप्रैल 2023 को समाप्त हुई। इस यात्रा के दौरान जो है यात्री 8 स्थानों पटना, नांदेड़, बीदर, भटिंडा, अमृतसर, सरहिंद, कीरतपुर साहिब और जो है अनंतपुर को कवर करेगी। और अपनी यात्रा के दौरान यात्री जो है 4 स्टेशनों जैसे बरेली, पीलीभीत, सीतापुर और लखनऊ में चढ़ सकेंगे और उतर सकेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुल 4595 मेगावाट के कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है? तो यहाँ पे 57 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 8 सौर पार्कों को मंजूरी दी गई है। डी ऑप्शन सही जवाब है। यह सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। जिन सोलर पार्कों को मंजूरी दी गई है उनमें जो है 1200 मेगावाट के लिए जालौन सोलर पार्क है, 800 मेगावाट के लिए चित्रकूट सोलर पार्क, 65 मेगावाट के लिए जो है कालपी सोलर पार्क और 600 मेगावाट के लिए ललितपुर सोलर पार्क और 600 मेगावाट के लिए झांसी सोलर पार्क शामिल है। इसके अलावा शेष में 150 मेगावाट के लिए यूपी सोलर पार्क जो जालौन जिला साइट और 950 मेगावाट के लिए छतरपुर सोलर पार्क और अंत में 630 मेगावाट के लिए जो है बरेठी सोलर पार्क शामिल किया गया है। और इस जो है सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से जो है बिजली उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक विकास में योगदान के साथ साथ स्थानीय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार आदि का सृजन हो सकेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए दिसंबर 2023 तक कितने जो है प्राथमिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा दिया गया है या दिया जाएगा, ये देख सकते हैं इसमें। तो 58 का सही जवाब है बी ऑप्शन, लगभग 44,000 जो है प्राथमिक विद्यालय को निपुण जो है विद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। यूपी सरकार की ओर से दिसंबर 2023 तक जो है निपुण स्कूल डेवलप करने का लक्ष्य रखा गया है और राज्य के 44,000 जो है प्राइमरी स्कूलों को निपुण स्कूल का दर्जा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए हर स्कूल में जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और छात्रों को स्किल डेवलपमेंट और जो है न्यूमरेसी स्किल के योग बनाया जाएगा। इसके अलावा जो है इस जो है निपुण भारत स्कीम के तहत जो है यूपी सरकार सीखने के तरीकों में सुधार के लिए नेट को लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रही है
और इसके अलावा जो है कोरोना काल के बाद जो पहली बार अक्टूबर और दिसंबर 2022 के बीच लगभग 33% छात्रों के साथ हापुड़ और 32% छात्रों के साथ जो है भदोही, चंदौली, वाराणसी और 29% छात्रों के साथ मऊ जिले में इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नया विधान भवन बनाने का निर्णय लिया है, ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो यहाँ पे 59 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। बर्जर ग्रुप ने 1000 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री लगाने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे 60 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, हरदोई में लगाने का निर्णय लिया है। इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरदोई के संडीला औद्योगिक क्षेत्र में 37 एकड़ के क्षेत्र में बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़े बहु उत्पाद पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग उत्तर प्रदेश को 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है और उनमें से जो है बर्जर ग्रुप का जो ये फैक्ट्री लगाने का जो प्रस्ताव पास हुआ है इसी के माध्यम से आया है। और जो है इनमें जो है 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव जो है 35 लाख में से 10 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, 4,29,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो है बुंदेलखंड को प्राप्त हुआ है। इसी के साथ ही आरओ के लिए उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग 61 से लेके 120 तक के जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन पे हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।